हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज बच्चा हमारी जो क्लास है हिंदी भाषा के विकास की क्लास चल रही है। ठीक है, इससे पहले हमने बच्चा एक क्लास कर ली है। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखें, तब उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, क्योंकि उस क्लास को नहीं पढ़ोगे तो इस क्लास को आप समझ नहीं पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप उस क्लास को पढ़ें, उसके बाद इस क्लास में आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास को पढ़ रहे हैं। हमने बच्चा पिछली क्लास में भारतीय आर्य भाषा को में 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब उसको आज हम पढ़ेंगे तीनों कालों को। इतनी क्लास में नहीं करेंगे, इससे याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में बच्चा हम पूरे भारतीय जो हिंदी भाषा का विकास है उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इस क्लास को हम करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो रहेगा, पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। बच्चा जो इसका कालखंड जो समय था, बच्चा वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। आई बात समझ? इसका जो समय था बच्चा वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अच्छा, इसको बच्चा इस काल में जो संस्कृत थी बच्चा, जो भारतीय आर्य भाषा थी, उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक वैदिक संस्कृत और बच्चा दूसरी लौकिक संस्कृत। पहली थी हमारी कौन सी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत लिख लो, इसे पॉइंट लिख लो, इसे लिख लो। इस काल में भारतीय आर्य भाषा को, भाषा यानी कि संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है बच्चा? जो पहला भाग था बच्चा वो था आपका वैदिक संस्कृत, और दूसरा था बच्चा इसका लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का बच्चा जो काल था, समय था, वो था हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। आई बात समझ? और आपका जो लौकिक संस्कृत है उसका काल था 1000 ईसा पूर्व से लेके आपने 500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसे नोट करो। इससे पहले हम वैदिक संस्कृत को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बच्चा लौकिक संस्कृत को। नोट करो। हो गया? चलो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, वैदिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत। समय लिख लो इसका। एक 1000 ईसा पूर्व तो कहते ना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखो वैदिक संस्कृत यानी कि आपको इसकी जो शब्द से ही पता चल रहा है, वेदों की संस्कृत। वैदिक संस्कृत अर्थात वेदों की संस्कृत, मतलब वेद जिस भाषा में लिखे गए थे बच्चा वो कौन सी भाषा कहलाई? वैदिक संस्कृत कहलाई। सीधा सीधा फंडा, वेद जिस भाषा में लिखे गए थे कौन संस्कृत कहलाई? वैदिक संस्कृत कहलाई। क्वेश्चन आ जाए कि वेद कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो किस भाषा में लिखे गए थे? वैदिक संस्कृत में। कौन सी में? वैदिक संस्कृत में बच्चा वेद लिखे गए। तो ठीक है, लिख लो वेदों की भाषा। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा भी कहते हैं, अर्थात वेद जिस भाषा में लिखे गए, कौन संस्कृत कहलाए? वह वैदिक संस्कृत कहलाई। संस्कृत, इसमें क्या क्या लिखे गए थे बच्चा? इसमें लिखे गए थे वेद पुराण, उपनिषद, अरण्यक। तो बच्चा ये किसमें लिखे गए थे आपके? ये बच्चा आपके लिखे गए थे वैदिक संस्कृत में। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। दूसरी जो भाषा थी वो थी कि आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी थी? लौकिक संस्कृति। जो बच्चा इसका काल था वो था आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। आई बात समझ में? कहाँ से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था कि वेद पुराणों के अतिरिक्त जितने भी साहित्यिक रचना हुई थी बच्चा, वो किस में हुई थी? आपकी लौकिक संस्कृत में हुई थी। जितनी भी प्राचीन काल में जितनी भी आपकी वेद पुराणों के अतिरिक्त साहित्यिक रचना हुई थी वो किस में हुई थी? आपकी लौकिक संस्कृत में। लिख लो वेद, ऐसा लिख लो जो दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्यिक रचना ऐसा करो, साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य के लिए भी हुआ था, जो लौकिक संस्कृत कहलाई। लौकिक संस्कृत कहलाई। इसमें देखो कौन कौन सी भाषा आपके साहित्य की रचना हुई थी, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, भागवत,
भगवत गीता। बच्चा ये जो रचना हुई थी ये किस में हुई थी? लौकिक संस्कृत में हुई थी। ठीक है, इसे नोट करो, इससे आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा करो नोट। हो गया? चलो, अब संस्कृत का विकास होता है किसमें? मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में, यानी मध्यकाल में। तो आर्य भाषा मतलब मध्यकाल में जो भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ उसको इसमें देखेंगे। तो बच्चा इसका जो समय था वो था आपका 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक का। कहाँ से? 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक का, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसमें क्या था, जो संस्कृत थी वो सिर्फ लिखित रूप में देखी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो संस्कृत का विकास हुआ वो मौखिक रूप में हुआ। कैसे? मौखिक रूप में हुआ। और मौखिक रूप में ये होता है किस रूप में होता है? वो होता है प्राकृत के रूप में। किस रूप में संस्कृत का विकास होता है? प्राकृत रूप में होता है, जिसे 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। ठीक है, प्रथम प्राकृत को बच्चा मागधी बोलते हैं। ठीक है, पाली बोलते हैं, मागधी बोलते हैं, पाली बोलते हैं। तो इसे नोट करो। और तृतीय प्राकृत को बच्चा हम अपभ्रंश बोलते हैं, यानी कि संस्कृत का वो लास्ट समय जहाँ से हिंदी का पूर्णतः विकास होना शुरू हो जाता है। आई बात समझे? तो चलो इसे एक बार लिख लो। इस काल में संस्कृत मौखिक रूप में अर्थात बोलचाल में विकसित होती है। जिसे प्राकृत कहा गया। आई बात है? क्या कहा गया? इसे प्राकृत कहा गया। ये 3 भागों में देखेंगे। इसे हम लिख लो। प्राकृत को हम लिख लो। इस काल में प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका बच्चे आपका प्रथम प्राकृत। इसी को बच्चा क्या बोलते हैं? पाली। और बच्चा इसी को मागधी बोलते हैं। मागधी बोलते हैं इसको इस कारण से क्योंकि इसका जो विकास हुआ था बच्चा वो मगध प्रांत में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मगध में। दूसरे इसे द्वितीय प्राकृत
प्राकृत, इसी को बच्चा प्राकृत भाषा बोलते हैं, प्राकृत भाषा ही बोलते हैं, ध्यान रखना। और तीसरा बच्चा हुआ इसमें तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत रूप में, और इसी को बच्चा क्या बोला गया, अपभ्रंश। क्या बोला गया, इसी को अपभ्रंश बोला गया, ध्यान रखना है, इसे नोट करो। अब एक एक से पढ़ेंगे, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और बच्चा तृतीय प्राकृत। अगर इसका कालखंड देखें तो उसको भी देख सकते हो, देख लो। जो बच्चा इसका जो समय था, इसका था आपका 500 ईसा पूर्व से लेके आपके 1 ईस्वी तक का। और जो द्वितीय प्राकृत था, इसका जो बच्चा समय था वो था आपका 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। और तृतीय प्राकृत का जो समय था 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का। आई बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसे नोट करो। अब इसके बाद हम पाली से शुरू करेंगे, प्रथम प्राकृत से शुरू करेंगे, फिर इन तीनों को करेंगे। करो कंप्लीट। हो गया, चलो अब हेडिंग डालो। जो पहली है पाली, ये बच्चा प्रथम प्राकृत, ठीक है। पाली है प्रथम प्राकृत, समय था इसका 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। आई बात समझ, कहाँ से 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक का बच्चा इसका समय था। देखो इसमें क्या हुआ, संस्कृत कालीन जो बोलचाल था वो सरल होते होते हुए किस में आ गया, प्रथम प्राकृत में, या आपके पाली कहलाया। लिख लो। संस्कृत कालीन बोलचाल सरल होते होते पाली या प्रथम प्राकृत कहलाया। आई बात में, क्या कहलाया, प्रथम प्राकृत कहलाया, ठीक है। ऐसे को मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पुरानी प्राकृत भाषा किसे कहते हैं, तो बच्चा वो किसे बोलते हैं, आपकी पाली को बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है भारत की प्रथम भाषा, देश की प्रथम भाषा या भारत की प्रथम भाषा बोले तो आपकी पाली को कहा जाता है। लिख लो दोनों पॉइंटों को। इसे ही पुरानी प्राकृत कहते हैं। इसे देश की भाषा भी कहते हैं। इसे देश की भाषा
भी कहते हैं। अच्छा, इसी भाषा में बच्चा जो बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ बच्चा इसी भाषा में लिखे गए, ध्यान रखना, पाली में। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए पूछ लेता है कि बच्चा, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी वो कैसी थी, कैसी भाषा थी, पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें? पाली भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, उसे और एक बार देख लो कि बच्चा जो प्रथम प्राकृत है या पाली है, इसका विकास मगध प्रांत में होने के कारण या मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण बच्चा इसे मागधी भाषा भी कहा गया। लिख लो, मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसे बच्चा, इसे मागधी भी कहा जाता है, कहा जाता है। आई बात में, इसे करो नोट। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम द्वितीय प्राकृत या प्राकृत। हुआ नोट? समझ में तो आ रही है ना? चलो, और इसमें बेटा जो दूसरा है वो है द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा। ठीक है, जो बच्चा इसका समय था वो था 1 ईस्वी से लेके आपकी 500 ईस्वी तक की। कब से कब तक था? 1 ईस्वी से लेके आपका 500 ईस्वी तक का। आई बात है ना? देखो, देखो इस काल में क्या हुआ, मतलब जो ये भाषा थी ये प्रॉपर तरह से बोला जाता, पूरी तरह से असंस्कृत थी। मतलब जो भाषा संस्कृत नहीं थी लेकिन आम बोलचाल में समझी, लिखी या बोली जा सकती थी। तो बच्चा ये जो भाषा कहलाई वो कौन सी कहलाई? द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा। लिख लो, देखो जो भाषा असंस्कृत थी, जो भाषा असंस्कृत थी और बोली और बोलचाल की और बोलचाल में आम भाषा थी जिसे
आसानी से पढ़ा या समझा, पढ़ाया समझा जा सकता था, कौन सी कहलाई? द्वितीय प्राकृत या बच्चा प्राकृत भाषा कहलाई। प्राकृत आई भाषा, कौन सी भाषा कहलाई? प्राकृत भाषा कहलाई। अच्छा बच्चा, इसी भाषा में जो जैन ग्रंथ थे बच्चा, किसमें? प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा गया। लिख लो, इसी भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा गया। ठीक है, इसी भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा गया, ध्यान रखना। करो नोट इसे। अब पढ़ेंगे बच्चा तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। लिख लो, तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। हो गया? चलो अब लिख लो इसे, लास्ट मध्यकाल की अंतिम अवस्था। लिख लो, अपभ्रंश ये बच्चा तृतीय प्राकृत। इसका जो समय था बच्चा, ये था आपका 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी का। ठीक है, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी का। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था थी। ये बात आपको पता है। जो अपभ्रंश है मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था थी। इससे क्या होता है, यहाँ से बच्चा जो संस्कृत का प्रॉपर विकास होता है यहाँ से शुरू हो जाता है। आई बात है, मतलब संस्कृत कई भागों में बट जाएगी, बहुत से अपभ्रंशों में बट जाएगी, तो उसे आप बाद में पढ़ेंगे। पहले अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं। देखो, अपभ्रंश का जो जनक बच्चा किसे बोला जाता है? अपभ्रंश का जनक बोला जाता है पतंजलि को। लिख लो, अपभ्रंश का जनक पतंजलि को कहा जाता है। सॉरी, अपभ्रंश का जनक आपके वाल्मीकि को, सॉरी, कहा जाता है। पतंजलि ने बच्चे से अपशब्द बोला है। क्या बोला है? अपशब्द बोला है। पतंजलि इसे अपशब्द का है। ठीक है, इसके अन्य और नाम है, वो नाम बच्चे इसके अपभ्रष्ट, इसके अन्य नाम
अन्य नाम बच्चा अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट, अवहंस, अवहंस, साथ ही साथ ग्रामीण, ग्रामीण भाषा, ग्रामीण भाषा भी बच्चे इसी को बोलते हैं, ग्रामीण भाषा बोलते हैं। देसी भाषा भी, देसी भाषा, साथ ही साथ अच्छे से आभीर भी इसे बोलते हैं, आभीर। ठीक है, आभीर भी बच्चा इसे बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और आभीर बच्चा किसने बोला ऐसे? दंडी ने इसे आभीर, ठीक है, दंडी ने बच्चा इसे आभीर की संज्ञा दी है। किसने? दंडी ने इसे आभीर की संज्ञा दी है। और बच्चा जो अपभ्रंश है इसकी जो प्रकृति है बच्चा वो कैसी है? वियोगात्मक है। कैसी है? वियोगात्मक है। इस कारण से हिंदी को वियोगात्मक की संज्ञा भी या वियोगात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश से बच्चा किसका विकास हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है, ध्यान रखना। तो लिख लो, पॉइंट लिख लो। कि अपभ्रंश की, अपभ्रंश की प्रकृति कैसी है? वियोगात्मक है। प्रकृति वियोगात्मक होने के कारण हिंदी कैसी है? हिंदी वियोगात्मक कहलाती है। आई बात है? चलो इसे एक बार समझ लो कि अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था थी। आई बात समझ? दूसरी बात, अपभ्रंश का जन्म बच्चा वाल्मीकि को कहा जाता है। किसे? वाल्मीकि को। अच्छा, पतंजलि ने इसे अपशब्दविका है। पतंजलि ने बच्चा इसे क्या बोला है? अपशब्दविका है। इसे क्या बोलते हैं? इसके अन्य नाम क्या हैं? अपभ्रष्ट, अवहंस, ग्रामीण भाषा, इसे देसी भाषा और साथ ही साथ आभीर भी इसी को बोला जाता है। दंडी ने बच्चा ऐसे क्या बोला है? आभीर की संज्ञा किसने दी है? अपभ्रंश को दंडी ने दी है। अच्छा, अपभ्रंश की जो प्रकृति है बच्चा कैसे? वियोगात्मक है। और अपभ्रंश से बच्चा हिंदी का विकास होने के कारण जो हिंदी की प्रकृति भी कैसी है? वियोगात्मक कहलाती है। आई बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करता हूँ नहीं होगी। इसे पहले नोट करो, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। करो इसे नोट। हुआ नोट? ठीक है। देखो अच्छा, लिख लो, पॉइंट लिख लो इसे कि जो जो अपभ्रंश है इसके मुख्यतः 7 वेद बताए गए हैं जिनसे आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ था। ठीक है, अपभ्रंश के बच्चा कितने वेद? मुख्यतः 7 वेद बताए गए हैं जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। लिख लो पॉइंट लिख लो। अपभ्रंश के अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए गए हैं जिनसे आधुनिक
आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। कितने? 7 वेद। अपभ्रंश के बच्चा कितने वेद स्वीकार किए? 7 भेद स्वीकार किए गए, जिनसे क्या हुआ है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो पहला है बच्चा, लिख लो, पॉइंट एक एक से लिखेंगे, तो उसकी भाषाएं लिखेंगे। ठीक है, लिख लो। देखो, पहला है आपका सैर सोनी अपभ्रंश, सैर सोनी अपभ्रंश। बहुत सी शॉर्ट से नहीं बोलते थे। ठीक है, तो इससे जो विकास हुआ है आपकी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, साथ ही साथ आपकी राजस्थानी का, और अच्छा इसी से विकास हुआ आपका गुजराती का, गुजराती भाषा का भी बच्चा इसी से विकास हुआ है। दूसरा है बच्चा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है, इससे बच्चा आपकी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। तीसरा बच्चा हमारा मागधी अपभ्रंश, मागधी ठीक, इससे बच्चा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बांग्ला, बांग्ला, उड़िया और बच्चा असमिया, असमिया भाषा का विकास हुआ है, ध्यान रखना। तीसरा बच्चा आपका जो चौथा है ब्राचड़ अपभ्रंश। कौन सा? ब्राचड़ ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, इससे बच्चा विकास होता है किसका? आपकी सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा आई भाषा में किसका? सिंधी भाषा का विकास होता है। पांचवा बच्चा हमारा पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। इससे पंजाबी और आपकी लहंदा, लहंदा सॉरी, ठीक है, इसका विकास हुआ है। छठा बच्चा हमारा खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश आई भाषा में। इससे अच्छा विकास हुआ हमारा आपकी पहाड़ी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी का। और सातवां बच्चा हमारा मराठी, कौन सा? या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, महाराष्ट्री अपभ्रंश। और बच्चे इससे जो विकास हुआ है हमारी मराठी भाषा, भाषा का। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दोबारा इसे बता देता हूँ, ये हमारे 7 हो गए। देखो अपभ्रंश के 7 वेद स्वीकार किए गए आई बात समझ में, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। यहाँ तक समझे। पहला है बच्चा हमारा सौरसेनी अपभ्रंश, बहुत सी सौरसेनी अपभ्रंश भी बोल देते हैं बहुत से बच्चे। तो सौरसेनी अपभ्रंश से बच्चा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का आपका विकास हुआ है। फिर आती है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे बच्चा पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और मागधी अपभ्रंश से बच्चा बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास होता है। साथ ही ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा जो भाषा है उसका, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी जो हिंदी है, पहाड़ी हिंदी उनका विकास हुआ। और महाराष्ट्री जो अपभ्रंश से बच्चा, उससे आपकी मराठी भाषाओं का विकास हुआ है। अब बच्चा कल से हम जो कल की क्लास होगी बच्चा, उसमें हम पढ़ेंगे जो सौरसेनी अपभ्रंश और जो पश्चिमी हिंदी है। ऐसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, सब हिंदी को पढ़ेंगे और उनके बच्चा क्षेत्र पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो बच्चा इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण, खस, इन सारे को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, हर अपभ्रंश को, ठीक है। तो इस क्लास को बच्चे यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है।